कहानी। बहुत समय पहले की बात है। वीरापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मीनाक्षी और विकास नाम के दो पति पत्नी हंसी खुशी से रहते थे। मीनाक्षी माँ बनने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थे। उनके घर के सामने ही एक खतरनाक चुड़ैल की एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली के सामने एक बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे ताजे ताजे सलाद के पत्ते लगे हुए थे। एक दिन जब मीनाक्षी की नजर उस बगीचे में लगे हुए ताजे ताजे सलाद के पत्तों पर पड़ी, तब से मीनाक्षी को सलाद के पत्ते खाने की इच्छा होने लगी। जब मीनाक्षी ने अपनी ये ख्वाहिश अपने पति विकास को बताई, तो वो ये सुनकर बहुत घबरा गया और बोला, समझने की कोशिश करो, वो बगीचा इस राज्य की सबसे खतरनाक चुड़ैल का है। वहाँ जाना नामुमकिन है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए इमली और समोसे लेकर आता हूँ, तुम वो खा लेना। पर मीनाक्षी ने वो सब खाने से सख्त मना कर दिया। आप समझने की कोशिश करो, मुझे कैसे भी करके वो ताजे सलाद के पत्ते ला कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने सलाद नहीं खाए तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे कहते हुए वो रोने लगी। अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिरकार विकास को झुकना पड़ा। फिर वो उस चुड़ैल के पास गया और थोड़े से सलाद के पत्ते देने को कहा, पर चुड़ैल ने उसकी एक ना सुनी और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। चुड़ैल के मना करने पर अपनी पत्नी के लिए विकास ने सलाद के पत्ते चुराने का फैसला किया। फिर रात के अंधेरे में वो चुड़ैल के बगीचे में घुस गया और ढेर सारे सलाद के पत्ते चुरा लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे सलाद के पत्ते लेकर आया हूँ। मीनाक्षी ने बड़े चाव से सलाद के पत्तों की सलाद बनाकर खाई, लेकिन उसका उतने से मन नहीं भरा, तो उसने और सलाद के पत्ते लाने को कहा। पत्नी की खातिर फिर रात होने पर विकास सलाद के पत्ते चुराने चुड़ैल के बगीचे में घुस गया। लेकिन इस बार चुड़ैल ने उसे सलाद के पत्ते चुराते हुए देख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से सलाद के पत्ते तोड़ने की? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। उसे बहुत इच्छा हो रही थी सलाद के पत्ते खाने की। लेकिन इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को सलाद के पत्तों के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगा। क्या कहा? नहीं दोगे? सोच लो, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर विकास काफी घबरा गया और उसकी बात मान गया। अब घर आकर उसने ये बात अपनी पत्नी को भी बताई। ये सुनकर वो भी काफी परेशान हो गई। कुछ महीनों बाद मीनाक्षी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। फिर वो दोनों उस गांव को छोड़ने की सोचने लगे, ताकि उन्हें अपनी बच्ची उस चुड़ैल को ना देनी पड़े। हमें ये गांव जल्दी से छोड़ना होगा, नहीं तो वो दुष्ट चुड़ैल हमारी बच्ची को हमसे छीन लेगी। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। चुड़ैल को भनक लगते ही वो तुरंत वहाँ पहुँच गई और उनके हाथों से उनकी बच्ची छीनकर वहाँ से चली गई। और वो दोनों आंखों में आंसू लिए अपनी बच्ची को अपने से दूर जाते हुए देखते रह गए। चुड़ैल ने उस बच्ची का नाम रखा सिंड्रेला। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और धीरे धीरे सिंड्रेला बड़ी होने लगी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल लंबे घने और सुनहरे हो चुके थे। वो चुड़ैल रोज अपनी बेटी के बालों में कंघी किया करती थी। अपनी माँ से कंघी करवाना सिंड्रेला को बहुत पसंद था। उस चुड़ैल ने उसे जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंचे मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में सीढ़ियाँ नहीं थी और ना ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। चुड़ैल ने कभी भी सिंड्रेला के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि जब भी वो उससे मिलने आती वो नीचे से उसे पुकारती, सिंड्रेला, अपने लंबे घने बाल नीचे करो बेटा, तुम्हारी माँ आई है। चुड़ैल की ये आवाज सुनते ही सिंड्रेला अपने सुनहरे बाल खिड़की से नीचे गिरा देती और उन्हीं बालों के सहारे चुड़ैल मीनार पर चढ़ जाती। ऐसे ही कई साल बीत गए। मीनार में कैद सिंड्रेला अक्सर अपना मनपसंद गाना गाकर अपना मन बहलाती थी। एक दिन की बात है, सीतापुर राज्य का राजकुमार कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्यों में घूमने के लिए आया। राजकुमार अरुण ने एक दिन जंगल घूमने का प्लान बनाया और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा।
जंगल बहुत ही घना था। वो घूमते घूमते रास्ता भटक गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक ऊंचा मीनार दिखाई दिया। जैसे ही वो मीनार के पास पहुंचा, तभी उसे मधुर गाने की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि सिंड्रेला गा रही थी। राजकुमार को उसकी आवाज इतनी मधुर लगी कि मीनार के अंदर जाने के लिए वो दरवाजा ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई भी दरवाजा नहीं मिला और वो मायूस होकर वापस लौट गया। लेकिन सिंड्रेला की आवाज उसके दिल को छू गई थी, इसलिए राजकुमार अरुण रोज उसके मीनार के पास जाकर उसकी मधुर आवाज सुनने लगा। एक दिन वो चुपके से दूर झाड़ियों के पास बैठकर सिंड्रेला की मधुर आवाज सुन रहा था, तो उसने चुड़ैल को उस मीनार पर सिंड्रेला के बालों के सहारे ऊपर जाते हुए देख लिया। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, राजकुमार मीनार के नीचे खड़े होकर उस चुड़ैल की तरह सिंड्रेला को पुकारने लगा। सिंड्रेला, सिंड्रेला, अपने बाल नीचे करो। ये सुनते ही सिंड्रेला ने अपने बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार तक पहुंच गया। सिंड्रेला राजकुमार अरुण को अपने सामने देखकर घबरा गई, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार ने बड़े ही प्यार से उससे बात की। अरे घबरा मत, मुझे अपना दोस्त समझो। मैं तुम्हारा मधुर संगीत सुनकर यहाँ तक आया हूँ। वैसे तुम कौन हो और मीनार में क्यों रह रही हो? ये मीनार एक चुड़ैल का है। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था। तब से मैं इसी मीनार में कैद हूँ। मैं उस चुड़ैल की मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उस चुड़ैल के हाथ से आजाद जरूर करवाऊंगा। ये कहते हुए राजकुमार ने सिंड्रेला से वादा किया और फिर वो वहाँ से चला गया। पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि चुड़ैल ने उन्हें देख लिया था। फिर वो गुस्से में सिंड्रेला को आवाज देती है। सिंड्रेला, अपने लंबे घने बाल नीचे करो। चुड़ैल की ये आवाज सुनते ही सिंड्रेला अपने सुनहरे बाल खिड़की से नीचे गिरा देती है और उन्हीं बालों के सहारे चुड़ैल गुस्से में मीनार पर चढ़ गई और वो सिंड्रेला से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा मैं जरूर दूंगी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। चुड़ैल ने गुस्से से सिंड्रेला के सारे बाल काट दिए। फिर उसने सिंड्रेला को बहुत दूर एक रेगिस्तान में छोड़ दिया, ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। इस बात से अनजान राजकुमार सिंड्रेला को बचाने के लिए उस मीनार के पास गया और सिंड्रेला को पुकारने लगा। राजकुमार की आवाज सुनते ही चुड़ैल ने सिंड्रेला के कटे हुए बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार पर चढ़ गया। लेकिन सिंड्रेला की जगह वहाँ चुड़ैल को देखकर राजकुमार बहुत हैरान रह गया। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो, वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए उस चुड़ैल ने राजकुमार को मीनार से धक्का दे दिया, जिस वजह से राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा और अपने सैनिकों को लेकर सिंड्रेला को ढूंढने निकल पड़ा। फिर राजकुमार समेत उसके सारे सैनिक भी सिंड्रेला को ढूंढते ढूंढते उस रेगिस्तान में पहुंच गए। तभी राजकुमार को वहाँ सिंड्रेला का गाना सुनाई दिया, जो वो अक्सर गाया करती थी। आखिरकार राजकुमार ने सिंड्रेला को ढूंढ ही लिया और फिर राजकुमार ने उस चुड़ैल को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया और सिंड्रेला को उसके माता पिता से मिलवाया। अपनी बेटी को सही सलामत और इतने सालों के बाद देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजकुमार का धन्यवाद किया और इसके बाद सिंड्रेला और राजकुमार का विवाह हो जाता है और वो दोनों एक साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। पृथ्वी लोक से बहुत दूर परियों की एक दुनिया बसी थी, जिसमें सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी। सिंड्रेला परी को बहुत सारी शक्तियों का वरदान प्राप्त था और जल्द ही रानी परी उसे परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी घोषित करने वाली थी। उसी परीलोक में एक भयंकर परी रहा करती थी, जो हमेशा काले वस्त्रों को धारण करके रखती थी। एक बार भयंकर परी को विचार आता है, अगर मैं सिंड्रेला परी की मृत्यु कर दूं, तो उसकी शक्तियां भी मेरे पास आ जाएंगी
और परी लोक की सबसे शक्तिशाली परी मैं बन जाऊंगी। परी लोक पर राज करने का मेरा सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। तभी एक लाल परी सिंड्रेला परी से कहती है, सिंड्रेला परी, हम तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हैं। तुम जल्द ही परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी घोषित की जाने वाली हो। इसलिए हम सब परियों ने मिलकर तुम्हें एक तोहफा देने के लिए सोचा है। आप सभी परियां मुझे इतना प्यार करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं और मुझे इतना सम्मान देती हैं। मेरे लिए ये बहुत है। मुझे भला तोहफे की क्या जरूरत? मेरे पास वैसे ही इतना खूबसूरत तोहफा है आप लोगों के रूप में। सिंड्रेला परी, हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी खुशी के लिए तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। तुम प्लीज मना मत करो, नहीं तो हम सभी परियों का दिल टूट जाएगा। अगर बात आप लोगों के दिल टूटने की है, तो भला मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप सब जैसी दोस्त मिली। अगले ही दिन भयंकर परी सिंड्रेला परी को अगवा करने पहुँच जाती है। उस समय सिंड्रेला परी अकेली थी। यही सही मौका है। अभी सिंड्रेला परी के पास कोई भी नहीं है। ये सोचकर भयंकर परी एक गरीब परी का रूप धारण करके सिंड्रेला परी के पास जाती है और कहती है, बेटी, क्या तुम बता सकती हो नदी के पास जाने के लिए मुझे किस रास्ते पर जाना होगा? मैं बहुत दूर से चल कर आ रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊँ। अम्मा जी, आप बाएं वाले रास्ते पर जाइए, आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगी। बेटी, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे। रात होने वाली है और मेरी नजरें बहुत कमजोर हैं। क्या तुम मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगी? मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अम्मा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपको जरूर छोड़ कर आऊंगी। आइए, चलिए मेरे साथ। वो औरत सिंड्रेला परी के साथ चलने लगती है, जो कि असल में भयंकर परी थी। बहुत देर हो जाती है, लेकिन सिंड्रेला परी वापस नहीं आती। जब रात होने लगती है, तब सभी परियों को चिंता सताने लगती है। सिंड्रेला परी आखिर कहाँ चली गई? बहुत देर से नहीं दिख रही। ना जाने कहाँ चली गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या आप में से किसी ने सिंड्रेला परी को देखा है? तभी वहाँ मौजूद एक परी कहती है, हाँ, मैंने शाम को सिंड्रेला परी को एक औरत के साथ नदी के पास वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था। उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा। क्या सिंड्रेला परी अकेली नदी के पास चली गई? वो बहुत जल्द ही परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी का ओहदा हासिल करने वाली है। उसकी जान को खतरा है। और वैसे भी ये बात जानने के बाद कि सिंड्रेला परी को ये ओहदा मिलने वाला है, भयंकर परी शांत नहीं बैठेगी। चलिए, हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। रानी परी, आप सही कह रही हैं। हम सबको सिंड्रेला परी को ढूंढना चाहिए। सभी परियां सिंड्रेला परी को ढूंढने निकल जाती हैं। दूसरी तरफ वो औरत सिंड्रेला परी को नदी के पास ले जाकर अपने असली रूप में आ जाती है। भयंकर परी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? वो भी धोखे से। अगर इस बारे में रानी परी को पता चला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जब रानी परी को पता चलेगा तब ना। मैं तुम्हारी कहानी यही खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए ही लाई हूँ। तुम्हारी बलि देकर मैं इस परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मरना होगा। ऐसा मत करो भयंकर परी, मुझे जाने दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। मुझे मेरी शक्तियाँ अच्छे कामों के लिए मिली हैं, जिससे मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है सिंड्रेला परी। मैं तुम्हें मारकर पूरे परीलोक को अपना गुलाम बना लूंगी और इस पूरे परीलोक पर राज करूंगी। अब तुम्हारा मरने का वक्त आ चुका है। तभी वहाँ पर
परी लोग की सभी परियां आ जाती हैं। रुक जाओ भयंकर परी, अगर तुमने सिंड्रेला परी को कुछ भी किया तो हम रानी परी से कहकर तुम्हें भस्म करवा देंगे। तुम सब यहाँ पर कैसे आई? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हम सिंड्रेला की परछाई की तरह हैं। हम ना होकर भी उसके साथ ही होते हैं। ये सुनकर भयंकर परी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी परियों पर आक्रमण कर देती है और उन सभी को पिंजरों में कैद कर देती है और सिंड्रेला परी को बेहोश करके अपने साथ बाताल लोग लेकर चली जाती है। बाताल लोग पहुँचते ही सिंड्रेला परी को होश आ जाता है। भयंकर परी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना? मैं शक्तिशाली होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे फिर तुम्हारी जान ही ना लेनी पड़े। भयंकर परी सिंड्रेला परी को एक पिंजरे में कैद कर देती है। मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाएंगी। अफसोस, अब तुम्हारी जगह मैं परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी। इतना कहकर भयंकर परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सभी परियां अपनी शक्ति से उन पिंजरों को तोड़ देती हैं और मदद के लिए रानी परी के पास जाती हैं और रानी परी को सारी बात बता देती हैं। आप सभी को पता ही है कि बाताल लोग में भयंकर परी की शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं, लेकिन हमें सिंड्रेला परी को बचाने के लिए वहाँ जाना ही होगा। चलिए हम सभी चलते हैं। रानी परी की बातों पर सभी परियां हामी भरती हैं और सभी एक साथ पाताल लोक की तरफ चली जाती हैं। उस समय भयंकर परी भी वहीं मौजूद थी। अचानक से उसके पाताल लोक के किले पर चारों तरफ से आक्रमण होने लगता है। भयंकर परी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो किले से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि अगर वो किले से बाहर निकलती तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाती। काफी देर आक्रमण करने पर कुछ न होने के कारण परियों को मजबूर होकर किले के अंदर आना पड़ता है। जैसे ही सभी परियां अंदर प्रवेश करती हैं, भयंकर परी अपनी विशाल शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी परियों को सिंड्रेला परी की तरह पिंजरे में कैद कर देती है। तभी रानी परी कहती है, भयंकर परी, तुम बहुत गलत कर रही हो। सिर्फ शक्तियाँ पाने के लिए तुमने हम सभी परियों को कैद कर लिया, लेकिन तुम शायद भूल रही हो, सिंड्रेला परी तुमसे भी कई ज्यादा ताकतवर है। सिंड्रेला परी, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और दिखा दो इस भयंकर परी को इसकी औकात। सिंड्रेला परी अपनी शक्ति से अपना पिंजरा तोड़ देती है। तभी भयंकर परी अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला परी पर वार करती है, जिससे कि सिंड्रेला परी थोड़ी घायल हो जाती है। सिंड्रेला परी बहुत कोशिश करती है कि वो बाकी परियों का भी पिंजरा तोड़ सके, लेकिन भयंकर परी उसे ऐसा करने नहीं देती। अंत में भयंकर परी सिंड्रेला परी के सीने पर एक वार करती है, जिससे कि सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। भयंकर परी को लगता है कि सिंड्रेला परी की मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत खुश होती है और वो अपनी खुशी का जश्न मनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सिंड्रेला परी को होश आ जाता है और वो चुपके से अपनी जादुई छड़ी से सभी परियों का पिंजरा तोड़ देती है। उसके बाद सभी परियां एक साथ भयंकर परी पर पीछे से अपनी अपनी जादुई छड़ी से वार करती हैं, जिससे कि भयंकर परी जलने लग जाती है। लेकिन मरते मरते भयंकर परी सिंड्रेला परी पर ऐसा वार करती है, जिससे कि सिंड्रेला परी भी नहीं बचती और मरने से पहले भयंकर परी कहती है, तुम सभी परियों ने मुझे छल से मारा है। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन सिंड्रेला परी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। भयंकर परी और सिंड्रेला परी दोनों की मृत्यु हो जाती है। हमें माफ कर दो सिंड्रेला परी, हम तुम्हें नहीं बचा पाए। तुमने अकेले हम सभी परियों की जान बचाई। तुम वाकई बहुत शक्तिशाली थी। सभी परियां मिलकर भयंकर परी का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करती हैं, लेकिन वो सभी परियां सिंड्रेला परी को शीशे के बेड पर लिटा देती हैं और सभी वहाँ उसके पास खड़ी होकर रोने लगती हैं। दोस्तों, विजयपुर नाम के एक गांव में
नीलेश नाम का एक युवक अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। अरे सुनो डार्लिंग, इस बार लड़का ही होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं उसे उठाकर नदी में फेंकाऊंगा, ठीक है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? लड़का लड़की पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अरे बकवास बंद कर औरत। मैं क्या कोल्हू का बैल हूँ जो 24 घंटे काम करता रहूंगा? घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और तुम तीनों खाने वाले हो। अगर एक और लड़की हुई तो मुझे उसे भी खिलाना पड़ेगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर लड़की हुई तो मैं उसे घर में नहीं रखूंगा, समझी तू? गुस्से में नीलेश वहाँ से चला जाता है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और उसकी पत्नी को एक बच्चा होता है। नीलेश खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे वाह, मेरा बेटा हुआ है ना? नीलेश की पत्नी कुछ नहीं बोल पाती। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। माफ कीजिएगा, लेकिन इस बार भी बेटी हुई है। ये सुनकर नीलेश गुस्सा हो जाता है और लड़की को उठाकर वहाँ से चलने लगता है। रुक जाओ, मेरी बच्ची को मत ले जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन उस पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे गांव की पास वाली नदी पर ले जाता है। मुझे माफ कर देना बिटिया, मैं गरीब मजदूर हूँ, मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकता, इसीलिए तेरा मर जाना ही सही है। इतना कहकर नीलेश बच्ची को नदी के किनारे छोड़ आता है। वो छोटी बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। नदी के पास एक पेड़ के नीचे ब्रह्म राक्षस सो रहा था। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। कौन रो रहा है ये? कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो देखता है कि नदी के किनारे एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। अरे वाह, इतनी प्यारी मासूम बच्ची। लगता है इसका अभी अभी जन्म हुआ है। नया नया बच्चा खाना मुझे बहुत पसंद है। मैं इस बच्ची को खा जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस उस बच्ची को उठा लेता है। तभी वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है। परी अपने जादू से राक्षस के हाथों से उस बच्ची को छीन लेती है। दुष्ट राक्षस, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस मासूम सी बच्ची को खाने की सोच रहा है? अरे इस बच्ची ने ठीक से इस दुनिया में कदम तक नहीं रखा और तू है कि इसे खाने की सोच रहा है? इसके माँ बाप तो इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं। अगर मैं इसे खा जाऊंगा तो इसमें बुराई ही क्या है? मैं इसके माता पिता को ढूंढकर उन्हें सजा जरूर दूंगी, लेकिन इस मासूम को तुझे कभी नहीं खाने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जा परी, नहीं तो तू बेवजह मारी जाएगी। अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे इस बच्ची को छीन कर दिखा। इतना कहकर परी बच्ची को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। कहाँ गई परी? आज तूने मेरा भोजन मुझसे छीन कर ठीक नहीं किया। आज नहीं तो कल मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा और उस बच्ची के साथ साथ तुझे भी मारकर खा जाऊंगा। सिंड्रेला परी उस बच्ची को लेकर उसी के गांव में पहुंच जाती है। वहाँ बहुत सारे लोगों से वो उसके माता पिता के बारे में पता करती है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। परी बच्ची को लेकर अपने परी लोग चली जाती है। अरे सिंड्रेला परी, ये तुम किसका बच्चा लेकर आई हो? सिंड्रेला परी रानी परी को वो सारी बातें बताती है। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की परी हो, मुझे तुम पर गर्व है।
लेकिन तुम इस बच्ची को यहाँ परीलोक में नहीं रख सकती। तुम्हें तो पता है परीलोक का वातावरण इंसानों के लिए सही नहीं है। अगर तुमने इस बच्ची को ज्यादा देर यहाँ रखा तो ये बच्ची मर सकती है। रानी परी, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? किसके पास छोड़कर आऊँ इसे? तुम इसके माता पिता का पता लगाओ। अगर नहीं मिलते तो तुम इस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आना। वहाँ पर इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। नहीं, मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ूंगी। कितनी मासूम सी बच्ची है। अगर इसके माँ बाप मुझे नहीं मिले तो इस बच्ची को मैं पालूंगी और मैं ही इसकी यशोदा की तरह माँ बनूंगी। उसके बाद सिंड्रेला परी एक आम लड़की का भेष बना लेती है और उसी के गांव में रहने लग जाती है। वो बच्ची का नाम प्रथा रखती है और प्रथा की हर ख्वाहिशें पूरी करती है और बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करती है। अब प्रथा धीरे धीरे बड़ी हो गई थी और एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्म राक्षस उसी दिन से सिंड्रेला परी और उसकी बच्ची को ढूंढ रहा था। मैं अपना बदला जरूर लूंगा और तुझे ढूंढ कर तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। एक दिन सिंड्रेला परी अपने परीलोक लौट रही थी। तभी ब्रह्म राक्षस उसे देख लेता है और सिंड्रेला परी का पीछा करता है। परी धरती पर आकर आम इंसान का रूप ले लेती है और चुपचाप अपने घर पर चली जाती है। राक्षस भी उसका पीछा करता है। मेरा प्यारा बच्चा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। वाह माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती हो। अच्छा, तो ये परी यहाँ छुप कर बैठी है। मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। एक दिन सिंड्रेला अपने घर से परीलोक को जाती है। तभी राक्षस परी को जाते हुए देख लेता है और सिंड्रेला का रूप बनाकर उसके घर में पहुंच जाता है। अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। प्रथा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और राक्षस के साथ चल पड़ती है। कहाँ लेकर जा रही हो माँ? बस यहाँ पास में ही मेरी एक सहेली रहती है। मैं उससे मिलने जा रही थी तो सोचा तुम्हें भी ले चलूं। तभी राक्षस प्रथा को अपनी गुफा में ले जाता है और वहाँ जाकर अपने असली रूप में आ जाता है। प्रथा राक्षस को अपने सामने देखकर डर जाती है। आप कौन हैं? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मेरी माँ कहाँ है? तू चिंता मत कर, तेरी माँ को मैं यहाँ लेकर जरूर आऊंगा और तुम दोनों माँ बेटी को मार कर कच्चा खा जाऊंगा। उधर परी अपने घर पहुँच जाती है। प्रथा बिटिया, कहाँ हो बेटा? देखो मम्मा आ गई। तुम्हारे लिए इतने सारे खिलौने और चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। कहाँ हो बेटा? लेकिन उसे प्रथा की कोई आवाज नहीं आती। परी बाहर आती है और अपनी बिटिया को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं। आंटी, हम लोग खेल रहे थे तो हमने आपको और प्रथा को राक्षस की गुफा में जाते हुए देखा। सिंड्रेला परी के रूप में आ जाती है और गुस्से में राक्षस की गुफा के अंदर जाती है। आ गई तू, मुझे तेरा ही इंतजार था। इस गुफा में तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ मेरी शक्ति ही काम करती है। परी राक्षस के ऊपर वार करती है, लेकिन वहाँ उसकी शक्ति बिल्कुल काम नहीं करती। वो राक्षस परी को भी बंदी बना लेता है। देख राक्षस, मेरी बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी आँख बंद करके रानी परी को याद करती है
और रानी परी को सारी बातें बताती है। राक्षस दोनों को मारने के लिए अपना चाकू निकाल लेता है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और राक्षस पर एक पवित्र जल डालकर उसे जला देती है। राक्षस जलकर मर जाता है। रानी परी सिंड्रेला और प्रथा को आजाद कर देती है। फिर सिंड्रेला प्रथा को अपनी सारी बातें बताती है। तभी गुफा के बाहर गांव वाले भी पहुंच जाते हैं। सिंड्रेला की सारी बातें गांव वाले सुन लेते हैं। तभी वहाँ पर निलेश आ जाता है। मुझे माफ कर दो, ये मेरी बिटिया है। गरीबी की वजह से मैंने इसे मरने के लिए नदी के किनारे छोड़ दिया था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। मेरी असली माँ और पिता मेरी परी माँ है, जिसने मुझे बचाया और मुझे इतना बड़ा किया। मैं इनको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद से प्रथा सिंड्रेला परी के साथ ही खुशी खुशी रहने लग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। दौलतपुर नामक गांव में अनम और सनम नाम की दो बहनें रहा करती थी। वो दोनों अपनी माँ अंजना और पिता रोहन के साथ रहती थी। अनम को छोड़कर सभी हंसी खुशी से रहते थे। अनम समन से बड़ी थी। वो बहुत ही गोरी थी। उसकी नीली नीली आंखें और सुंदर घने बाल और ऊपर से उसका गोरा चेहरा, वो बहुत ही खूबसूरत थी। और अपनी खूबसूरती के लिए ही सनम बहुत घमंड किया करती थी। और सनम अपनी बड़ी बहन अनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अनम काली थी। और सनम ये सोचती थी कि अगर सनम अनम के साथ रहेगी तो उसका रंग भी काला हो जाएगा। अनम स्वभाव से बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी। और जब सब उसको उसके काले रंग के लिए चिढ़ाते तो वो बस यही सोचती कि खूबसूरती इंसान की पहचान नहीं होती, उसका दिल साफ होना चाहिए। और इसी तरह वो सबकी बातों को नजरअंदाज करती थी। वो किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती थी कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है। अंजना और रोहन भी बेचारी अनम को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो अनम का रंग काला और उन दोनों को बस इस बात का डर लगा रहता था कि जब अनम बड़ी होगी तो उससे कोई शादी करेगा भी नहीं, जिस वजह से अनम के माता पिता भी उसे पसंद नहीं किया करते थे। अनम अकेली रहती थी और अब उसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि जैसे अपनों में प्यार होता है वैसा प्यार सनम को अनम से नहीं करती थी। अनम ने सनम को हमेशा अपनी बहन माना, लेकिन वही सनम ने हमेशा ही अनम को उसके कालेपन के लिए चिढ़ाया। अनम को बुरा तो बहुत लगता, पर वो किसी को कुछ नहीं कहती। वो घर में सबको अपना ही मानती थी और सबसे बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन सभी लोग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। अब अनम को अकेले रहने की आदत सी हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से सनम को अंजना लोरी गाकर सुलाती थी और उसके कुछ भी कहने पर वो चीज तुरंत ही उसके सामने लाकर रख देती थी, वो भी चाहती थी कि उसकी माँ भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाए, रात में लोरी गाकर सुनाए। पर ये सब अनम के नसीब में कहाँ था। अनम का जब मन करता वो खाना खा लेती थी, और जब उसका मन नहीं करता वो भूखे पेट ही सो जाती। और किसी तरह अनम अपनी उदास जिंदगी जी रही थी। उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की खुशी नहीं थी। आस पड़ोस के लोग भी बस यही कहते कि अरे ये देखो कितनी काली लड़की है, इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। हाँ बहन, कितनी काली है, इसकी बहन को देखा है, वो कितनी गोरी है। मुझे तो लगता है ये काली लड़की उसकी बहन नहीं है, क्योंकि कहाँ वो कितनी गोरी लड़की और कहाँ ये कितनी काली लड़की। सब लोगों की बातें सुनकर अनम का मन उदास हो जाता है, और अब अनम अपनी उदास जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी। वो हर रोज सोचती कि वो कहीं जाकर आत्महत्या कर ले, क्योंकि वैसे भी अगर अनम कहीं चली जाती तो अनम के माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो बहुत खुश हो जाते। लेकिन फिर वो सोचती कि ये गलत है। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है, लेकिन एक दिन नदी के पास जाती है, और अब उसने ये ठान लिया था कि वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी। और वो ऐसा सोचकर नदी में कूदने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है।
और कहती है, ये गलत कदम मत उठाओ अनम, इससे तुम्हारा भी नुकसान है और तुम्हारे माता पिता का भी। नहीं, शायद इसमें मेरे माता पिता को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं मर भी जाऊं तो तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ गलत तो